हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 9th का हिंदी का चैप्टर एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो ये जो चैप्टर है, यहाँ पर मेरी कौन है? यहाँ पर है बछेंद्री पाल जी, जो अपनी पूरी यात्रा को आपको बता रही हैं कि कैसे वो एवरेस्ट तक पहुँची थी, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, रास्ते में क्या दिक्कतें आई और किस तरीके से उन्होंने ये यात्रा पूरी कंप्लीट कर ली थी। उन्होंने गिव अप नहीं किया था। वो पूरी यात्रा आपको इस वीडियो में मैं समझाने वाली हूँ। तो चलो विदाउट डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ 1 ले लेते हैं यहाँ से। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। यहाँ डेट याद कर लो। जो एवरेस्ट अभियान दल था, अभियान दल का मतलब होता है वो ग्रुप लोगों का जो एवरेस्ट की चोटी पर जाने के लिए निकला था। ठीक है, और ये कब निकला था? 7 मार्च को निकला था। कहाँ से निकला था? दिल्ली से निकला था। और कहाँ से निकल के कहाँ के लिए निकला था? काठमांडू के लिए। ठीक है, और इनको कैसे जाना था? हवाई जहाज से। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना अपने दिमाग में। एक मजबूत अग्रिम दल पहले ही चला गया था, यानी कि कुछ लोगों का, ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि मोर एक्सपीरियंस्ड थे, जिनको अच्छे से पता था आगे जाके क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या क्या तैयारियां करनी हैं, उनको पहले ही भेज दिया गया था, जिससे कि वे हमारे लिए बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। देखो, एवरेस्ट जा रहे हैं, रास्ते में बहुत बर्फ़ गिरनी थी, पता था। तो इन लोगों के ग्रुप को आगे इसीलिए भेज दिया गया था कि इनके ग्रुप पहुंचने से पहले, बछेंद्री पाल जी का ग्रुप पहुंचे, इनका अभियान दल पहुंचे, उसके पहले वो लोग बेस कैंप पहुंचने से पहले जो भी रास्ते में दुर्गम हिमपात हुआ हो, उस रास्ते को साफ वो कर सकें। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। इंपॉर्टेंट है। नमचे बाजार, ये एक मार्केट का नाम है। ठीक है, शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नमचे बाजार क्या है? एक अर्बन एरिया है। ठीक है, शेरपा लैंड का बहुत ज़्यादा, सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नगरीय क्षेत्र है। नमचे बाजार क्या है? एक शेरपा लैंड का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहाँ के आसपास के गांव के होते थे। तो ज़्यादातर जो शेरपा लोग होते थे, शेरपा कौन है? जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं सामान वामान लेकर ना आप लोगों का, वो ज़्यादातर वहीं के आसपास के गांव के होते थे। ये नमचे बाज़ार ही था। नमचे बाज़ार जगह का नाम है, नॉट अ मार्केट, राइट। नमचे बाज़ार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। तो ये पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम एवरेस्ट को कहाँ से निहारा था उन्होंने? नमचे बाज़ार से, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध था। तो एवरेस्ट को नेपाली लोग क्या कहते थे? सागर माथा। मुझे भी ये नाम अच्छा लगा, तो कहती हैं बछेंद्री पाल जी कि मुझे भी ये नाम काफ़ी अच्छा लगा था उस समय। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ़ का बड़ा फूल प्लूम देखा। जब बछेंद्री पाल जी, मान लो बछेंद्री पाल जी यहाँ खड़ी है, इन्होंने एवरेस्ट की तरफ देखा, तो इनको यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है वो एक बड़ा सा फूल सा दिखाई दिया, भारी बर्फ़ का, जिसको क्या बोला जाता है? प्लूम बोल रही हैं वो, जो पर्वत शिखर पर लहराता सा ध्वज लग रहा था। जो ऐसा लग रहा था जैसे कि पर्वत के टॉप पर कोई झंडा जो है वो लहरा रहा हो। अब वो कहती हैं कि मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास, यानी कि ये जो टॉप है इसके आसपास 150 किलोमीटर से भी अधिक गति से जो हवा चलती है उसके कारण बनता है। मतलब तुमसे अगर ये पूछा जाए कि वो प्लूम कैसे बनता है, तो पर्वत के शिखर पर, ठीक है, 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, तो बर्फ़ घूमती होगी, है ना, वो जो भुरभुरी बर्फ़ है, उसके कारण ये दृश्य बन जाता है, क्योंकि तेज़ हवा से सूखा बर्फ़ पर्वत पर उड़ता रहता है। प्लूम कैसे बनता है? एकदम क्लियर हो गया ना। आगे चलते हैं। बर्फ़ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक लंबा हो सकता है। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि वो बर्फ़ का जो फूल था, प्लूम था, वो कितना बड़ा हो सकता था? वो 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना ही पड़ता था। तो जिस भी व्यक्ति को शिखर पे जाना होता था, है ना, उस व्यक्ति को दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को तो झेलना ही पड़ता था। ये कॉमन थे, विशेषकर खराब मौसम में। मौसम खराब है तो फिर ये तूफान और भी ज़्यादा आते थे। ये मुझे डराने के लिए काफ़ी था। मतलब मुझे लग रहा था कि बाप रे, मुझे भी ऐसे तूफान झेलने पड़ेंगे, इतनी तेज़ तूफान। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति निश्चित रूप से, विचित्र रूप से आकर्षित थी। विचित्र रूप से आकर्षित थी मतलब, आकर्षित थी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। मुझे था कि नहीं, मुझे ठीक है तूफान झेलना पड़ेगा, देखेंगे, बट इनको बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि मैं भी वहाँ पहुँचूँ और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना मैं करना चाहती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, अब ध्यान रखना कौन से दिन कहाँ पहुँचे।
7 तारीख को इन्होंने निकलना था। देखो ऊपर चलो फटाफट जल्दी। 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए बैठने थे। अब आ जाओ नीचे, यहाँ 26 मार्च आ गया। 26 मार्च को ये पैरिस पहुँचे। हमें हिम संकलन यानी हिम का टूटना के कारण हुई या हिम के गिरने के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, कि भाई कौन सी तारीख को इन्हें शेरपा कुली का मरने का समाचार मिला था? वो मिला था इन्हें 26 मार्च को, जब ये पैरिस पहुंची थी। ठीक है, आगे देखो। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की जो चट्टान है वो नीचे खिसक आई थी। क्या हुआ? खुम्बू हिमपात हुआ। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल मतलब इन लोगों का जो अभियान जा रहा था, ग्रुप जो जा रहा था, वो उनके रास्ते के बाईं तरफ, है ना, बाईं तरफ बोले तो आपका हो गया उल्टी तरफ, है ना, पहाड़ी के धंसने से, पहाड़ी धंस गई थी, एकदम नीचे को गई थी, धसकने से लोहोत्से की ओर एक बहुत बड़ी जो बर्फ़ की चट्टान थी ना, वो नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी। अब तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी शेरपा कुलियों का दल था? 16, और 4 उसमें से क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया। पहले एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, अवसाद, उसको देख लेते हैं। अवसाद का मतलब होता है दुख। अब भाई इनका एक साथी मर गया, 4 लोग घायल हो गए, तो इनके चेहरे पर क्या था? तो क्या हुआ इस समाचार के कारण? जो अभियान दल के लोग थे, मतलब शेरपा लोगों के ग्रुप में से मरा था, लेकिन अभियान दल के जो लोग थे उनके जो चेहरे थे उस पर एकदम दुख आ गया कि अरे, मतलब होता ही है, आप सुन रहे हो, आप खुद जा रहे हो वहाँ पे, तो इनके चेहरे पर अवसाद छा जाता है। उसको देखकर जो हमारे नेता थे, कौन थे? कर्नल खुल्लर जी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी मृत्यु भी आदमी को सहजी भाव से स्वीकार कर लेनी चाहिए। मतलब अगर आप इतनी बड़ी यात्रा पे जा रहे हो एवरेस्ट की, तो वहाँ पे तो खतरे होंगे ही होंगे, और वहाँ पे तो लोगों की मृत्यु हो ही सकती है। तो आपको उनको बहुत सहज भाव से, मतलब आपको ऐसा कुछ ऐसे नहीं करना चाहिए कि अरे वो मर गया, ऐसा नहीं है, आपको बहुत सहज भाव से उसको लेना चाहिए। उपनेता प्रेमचंद, अब हमारे मेन नेता कौन है? कर्नल खुल्लर जी, और उपनेता कौन है? प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी जो कि अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, जो हमारे दल से हमसे पहले गया था ना अग्रिम दल, उसका नेतृत्व कर रहे थे। 26 मार्च को पैरिस लौट आए, तो वो 26 मार्च को पैरिस लौट आते हैं। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। तो ये याद कर लो कि प्रेमचंद जी ने किस बात से अवगत कराया था? खुम्बू हिमपात की स्थिति से, है ना, इनको खुम्बू हिमपात की स्थिति से अवगत कराया गया था। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1, जो कि 6000 मीटर पर था, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। इन्होंने हमें बताया कि क्या है, उन्होंने कहा कि उनके दल ने, जो अग्रिम दल था ना, उसने क्या किया? कैंप 1 6000 मीटर का है वो दूरी पर, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, जहाँ पर बर्फ़ गिरी है उसके ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर, झंडियों से रास्ता चिन्हित कर, झंडियों से रास्ता चिन्हित कर मतलब जैसे आप वहाँ पे झंडियाँ लगाते जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि सही रास्ते पे चल रहे हो। सोचो बर्फ़ पूरी वाइट वाइट है, अब वहाँ पे आप कलरफुल झंडियाँ लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा ना पीछे से कहाँ तक पहुँच रहे हो। तो झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है। ग्लेशियर क्या है? बर्फ़ की नदी है, बहुत ध्यान से समझना। और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है, यानी कि बर्फ़ तो अभी भी गिरी रही है। तुम ये मत सोचो कि बर्फ़ नहीं गिरी, बर्फ़ तो अभी भी गिर रही है। हिमपात से अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण, हिमपात की वजह से अनियमित जो कि नियमित ना हो, और अनिश्चित जो कि निश्चित ना हो, ऐसे बदलाव के कारण अभी तक किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो सकते हैं। मतलब आपने रास्ता तो साफ कर दिया, लेकिन हिमपात अभी फिर से हो जाए, क्या पता। ये तो नियमित नहीं है कि शाम को ही होगा या सुबह ही होगा, और अनिश्चित है कि कभी भी हो सकता है, निश्चित तो है नहीं। तो हो सकता है कि सारा ही काम व्यर्थ हो जाए और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। आगे देखो, बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। अभी ये बेस कैंप पहुंचे भी नहीं है तो पहले इन्हें क्या खबर मिली कि एक शेरपा मर गया और 4 लोग घायल हो गए। अब इन्हें एक और मृत्यु का समाचार मिलता है कि जलवायु अनुकूल ना होने के कारण, जलवायु मतलब जैसे कि वहाँ का मौसम समझ लो, वो अनुकूल ना होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे।
मतलब ऐसी स्थिति आ गई थी जिसमें हमको कोई आशा नहीं थी, मतलब हम निराश हो रहे थे बेसिकली, है ना, होपलेस वाली स्थिति हो रही थी अब तो। एवरेस्ट को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से, है ना, मतलब दूर से देखा था इन्होंने, एक दूरी से देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा उसकी अन्य श्रेणियों को देखा। श्रेणियों का मतलब होता है रेंजेस, है ना, माउंटेन रेंजेस पढ़े होंगे आपने एसएसटी में, तो रेंजेस को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोहत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों को निहारती रह गई। हिमपात अपने आप में एक तरह के बर्फ और खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। अगर तुमसे पूछा जाए भाई हिमपात का मतलब क्या होता है, तो हिमपात का मतलब होता है कि बर्फ़ के बड़े बड़े खंड, बर्फ़ के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं वो अव्यवस्थित गिरते हैं। आप कभी कोई चट्टान टूटेगी तो क्या वो व्यवस्थित टूटेगी? नहीं, बर्फ़ गिरेगी तो व्यवस्थित थोड़ी गिरेगी, तो अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है। तो जैसे क्या होता है, अगर बर्फ़ की वाली नदी जो है वो पिघलती है, उसमें पानी आता है, तो उसके बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टान तत्काल ही गिर जाया करती हैं, यानी तत्काल मीन्स तुरंत, और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती हैं। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार, अब अचानक इनके मन में क्या थॉट आया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम चल रहे हों और अचानक ही ज़मीन में दरार आ जाए, कोई क्रैक आ जाए, और इस तरह दरार के गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। हिमविदर में बदल जाना यानी कोई बड़ा सा क्रैक बन जाए, थोड़ा सा क्रैक हो फिर और वो बड़ा होता चला जाए, इस तरह के गहरे और चौड़े क्रैक हो जाने का ख्याल ही वो कहती कि बहुत ज़्यादा डरावना हो गया था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान, हमारे पूरे रहने के टाइम के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। तो हमें पता था, है ना, ये भी हमें कहीं ना कहीं पता था कि हम जितने भी आरोही गए हैं, पर्वतारोही मतलब जो पर्वत पे चढ़ने वाले लोग गए हैं, हमको और कुलियों को तो प्रतिदिन छूता ही रहेगा ये कहीं ना कहीं हिमपात, है ना। आगे देखते हैं। दूसरे दिन आने वाले अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले आए। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, ये जो ज़्यादातर सामान होता है ना, वो हिमपात, जहाँ जिस रास्ते पे हिमपात हो रहा है उसके आधे तक ले आए। अब डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाना। अब डॉक्टर मीनू मेहता ने इनसे कहा कि जो एल्युमिनियम है उसकी सीढ़ियाँ बनाओ बर्फ़ के ऊपर इस तरीके से, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है ना, नदी आ गई या कुछ इस तरह का आ गया जहाँ आपको चढ़ना पड़ेगा, दूरी गैप है बीच में, तो इस तरह से उन्होंने बताया कि अस्थायी पुलों को बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, ये सब डॉक्टर मीनू मेहता ने बताया था। बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों यानी इंजीनियरिंग वर्क के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या क्या सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी। अब तीसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास के लिए निश्चित किया गया। अब तीसरे दिन ये निश्चित किया गया कि हम कैंप 1 तक सामान ढोके ले जाएंगे। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। ध्यान रखना, राइटर के साथ कौन चढ़ रहे थे? रीता गोम्बू, ये दोनों साथ साथ चढ़ रही थी। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। वॉकी टॉकी इट्स लाइक जो जैसे फ़ोन टाइप है कि आप बात कर सकते हो आपस में। वॉकी टॉकी था किसके पास? रीता गोम्बू के पास और बछेंद्री पाल जी के पास, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए, क्योंकि कर्नल खुल्लर इनके नेता थे। वो उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 महिलाएं थी। तो बताओ कैंप 1 पर सबसे पहले कौन सी 2 महिलाएं पहुंची थी? रीता गोम्बू और बछेंद्री पाल जी। अंगदोरजी, लॉपसांग, इनके नाम याद कर लो भाई, अंगदोरजी, लॉपसांग, गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए, मतलब फाइनली जिसे हम बोलते हैं, वो साउथ कोल पहुंच गए। और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। कैंप 4 उन्होंने कहाँ लगाया ये भी ध्यान से समझ लेना, 7,900 मीटर पर। ये संतोषजनक प्रगति थी, मतलब ये सेटिस्फैक्ट्री थी, मतलब ये प्रगति बिल्कुल ठीक थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए। ध्यान रखना, जब अप्रैल में ये अपने बेस कैंप में, इमेजिन करो तुम बछेंद्री पालो बेस कैंप में बैठे हो, आप तेंजिंग आया अपनी बच्ची के साथ, ठीक है, और बेटी का नाम क्या है? डेकी,
उसके साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया था कि दल के प्रत्येक सदस्य तथा प्रत्येक मतलब हर एक शेरपा कुली से बातचीत की जाए कि भाई आप दल मतलब वो ना इस बात पर जोर दे रहे थे कि वो सबसे बातें करें, सारे शेरपाओं से बातें करें। ठीक है। जब मेरी बारी आई मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ। तो तेंजिंग को इन्होंने क्या कहा कि सर मैं तो बिल्कुल नई नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और उन्होंने मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला ही अभियान है, लेकिन यह स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा। मतलब तेंजिंग 7 बार एवरेस्ट पर जा चुके थे, लेकिन अभी तक वो शिखर पर पहुंचे नहीं थे। और बछेंद्री पाल जी जो हैं वो पहली बार गई थी। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतारोही लड़की हो लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। आप ध्यान रखो कि कौन सी तारीख को वो कहाँ पर थी। 15-16 मई 1984। इस चैप्टर को तो बुक से डायरेक्ट लर्न करो, वो ज़्यादा अच्छा है। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन वो बताती है कि वो लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर एक कैंप बना हुआ था। किसका? नायलॉन का बना हुआ तंबू था। नायलॉन इज काइंड ऑफ अ क्लॉथ, उसका एक तंबू बना हुआ था। उसकी कैंप 3 पे थी। वो कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग तशरिंग मेरे तंबू में थे। ध्यान रखना कौन कौन इनके तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। रात में 12:30 बजे लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई। अब इनके सर पे कुछ गिरा, साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मैंने महसूस किया कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चली आ रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ़ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। ध्यान रखना जो इनके सर पे बर्फ़ का खंड गिरा था, एक तरीके से टुकड़ा गिरा था, वो कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? फटाफट बोलो। लहोत्से ग्लेशियर से टूट कर आया था। ठीक है, ग्लेशियर बर्फ़ की नदी को कहते हैं। उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ़ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ़ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज़ गति से भीषण गर्जना के साथ, जैसे गिर रहा है नीचे आ गया, एकदम धड़ाम, एकदम ज़ोर से भारी गर्जना होती है, भीषण गर्जना होती है, आवाज़ होती है, सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी और यह आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। इतनी ज़ोर से वो गिरा था। कहाँ से गिरा था? लहोत्से ग्लेशियर से वो टूटा था। आगे लोपसांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए। किसने साफ किया था? लोपसांग ने। और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी भी देर का सीधा अर्थ है मृत्यु। कि अगर उन्होंने थोड़ी भी देर करी ना तो सीधा मृत्यु हो जाएगी। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़ी जमी हुई बर्फ़ को खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से बाहर निकाला। सोचो, बर्फ़ इनके ऊपर आ गई थी। अगर थोड़ी भी देर करते तो इनकी मृत्यु हो जाती। इनकी किनकी? बछेंद्री पाल जी की। तो उन्होंने जो लोपसांग जी हैं उन्होंने फटाफट अपनी स्विस छुरी निकाली और सारी बर्फ़ खुरेच के इनको बाहर निकाला खुदाई करके, और बर्फ़ की कब्र से बाहर खींच के लाने में वो सफल हो गए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे, सुबह के 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। अब ये लोग 16 मई तक कैंप 2 तक पहुंच गए थे। ठीक है। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए हुए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। खुद ही इन लोगों ने स्ट्रेचर बनाया और उस शेरपा की टांग टूट गई थी, है ना, जब ये बर्फ़ गिरी हो गई तो उसको नीचे लेकर आए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में क्या कहा? यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का ज़बरदस्त साहसिक कार्य था कि आपने इतनी ऊंचाई पर इतना साहसिक कार्य किया है ना कि आप उसको नीचे भी बना लाए, स्ट्रेचर से ले आए। ये सब बहुत साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। अब इतने सारे जितने भी लोग थे ना, वो सबको चोट लगी थी तो सबको भेजना पड़ा। अब कर्नल खुल्लर ने मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, वो, क्या तुम भी भयभीत हो? तो इन्होंने कहा, जी हाँ। अब बर्फ़ में दब गई थी तो डर तो लगा ही होगा। इन्होंने कहा, जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? तब इन्होंने मना किया, नहीं,
मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। ऐसा नहीं कि मुझे सोचना पड़ा, मैंने तो तुरंत मना कर दिया, नहीं मुझे वापस नहीं जाना है। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई को शुरू कर दिया। मैंने खाना, कुकिंग गैस और ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा किया। जब दोपहर के 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। ये की नाम है, की, जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। ठीक है, तो ये 3 लोग बहुत पीछे थे। कौन? की, जय और मीनू, ये तीनों लोग बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन इन्हीं के साथ चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना किसी ऑक्सीजन के चल पड़े थे। की, जय और मीनू, इन्हें किसके साथ जाना था आगे? की, जय और मीनू के साथ। ये तीनों बहुत धीरे आ रहे थे क्योंकि इनके पास काफ़ी सामान था और इनको ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भी लेकर चल रहे थे। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। ठीक है, तो फिर बिना ऑक्सीजन के तो फिर चढ़ाई में दिक्कत आ रही होगी, इसलिए धीरे धीरे आ रहे थे। दोपहर बाद अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे थर्मस को चाय से भरने के लिए मैंने नीचे जाने का निश्चय किया। तो इन्होंने निश्चय किया कि मैं बाकी लोगों की मदद करूंगी, अपने 2 थर्मस की लेके जाएंगी कि एक थर्मस में मैं जूस भर लाऊंगी और एक में मैं चाय भर लाऊंगी। फिर इन्होंने नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप के क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी पीछे थे, तो मीनू पहले आ गई, की और जय अभी पीछे ही थे। की और जय अभी पहुँचे भी नहीं थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी पर ठीक नीचे मिला। जय ने कहाँ मिला था? जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे। उसने कृतज्ञतापूर्वक मतलब बिल्कुल थैंकफुलनेस के साथ चाय वगैरह पी, क्योंकि लेकर गई होंगी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की कि भाई और आगे मत जाओ, खतरा है। मगर मुझे की से भी मिलना था, है ना। की तो अभी पीछे है, तो मुझे उन्हें की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वे मुझे देखकर हक्का बरक्का रह गया। तो रह ही जाना था कि तुम नीचे क्यों आ गई हैं सब, तुमने इतने बड़ा जोखिम क्यों ली बछेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह ही एक पर्वतारोही हूँ, यानी कि पर्वत पे चढ़ने वाली हूँ, इसीलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से ठीक हूँ, इसीलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? बताओ, मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आती? मुझे तुम्हारी मदद तो करनी ही चाहिए। कि हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, यानी मेरे पास जो ड्रिंक थी ना, चाय और जूस, उसमें से कोई होगा, तो पेय पदार्थ से प्यास बुझाई। लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए। अब बताओ, साउथ कोल कैंप से 2 लोग और नीचे उतर आते हैं, लहाटू और बिस्सा, वो भी नीचे उतर आए। और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। मतलब ये लोग फिर सारे के सारे साउथ कोल पर ही आ गए। साउथ कोल पृथ्वी के बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, साउथ कोल कैसे क्या नाम से प्रसिद्ध है? बहुत ज़्यादा अधिक कठोर जगह के नाम से। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का सा नाश्ता करने के बाद लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदरोजी बाहर खड़ा था और कोई भी आसपास नहीं था। अंगदरोजी बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते। मतलब बिना ऑक्सीजन की करता तो उसके पैर बहुत ठंडे पड़ जाते, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। उसको था कि मैं खुले में रात्रि में इतनी ठंडी जगह पर नहीं रुकूंगा फिर, इसीलिए उसे तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था। ये सब साउथ कोल में ना, या तो वो चोटी पे चढ़ता और साउथ कोल पे वापस आ जाता, या फिर अपना प्रयास छोड़ देना था। उसे तुरंत ही चढ़ाई शुरू करनी थी और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और फिर वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य था, यानी कि इसमें बहुत मेहनत लगने वाली थी। इसके अलावा यदि अंगदरोजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसका लौट कर आना भी बहुत जोखिम भरा था। मतलब इतने ठंडे पैरों से क्या पता वो वापस आ ही ना पाए। फिर भी अंगदरोजी पर मुझे विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और क्रमठता के बारे में भी आश्वस्त थी, है ना, कि इतनी एबिलिटी तो है। कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था कि नहीं भैया हम तो नहीं जाएंगे, सबने मना कर दिया। सुबह 6:20 तक अंगदरोजी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपसकर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी, जो उन्होंने पहन रखे होंगे आई थिंक कपड़े। हमने
बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदरोजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़े गए और मुझे भी उनके साथ साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो ये दोनों ऊपर चढ़ने लगे। जमे हुए बर्फ और सीधी व ढलाऊ, मतलब नीचे को गिरती हुई ढलान, ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और बुरबुरी थी कि मानो शीशे की चादरें बिछी हुई हैं। उनको ऐसा लगने लगा हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उसमें जमे हुए बर्फ़ को धरती के फावड़े से दांतें कट सकें। मतलब इतना तेज़ उनको चढ़ाना पड़ा। मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। 2 घंटों के कम समय में हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदरोजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा, क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया, नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत आश्चर्यचकित और आनंदित हो गए। मैंने बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहें तो हम शिखर पर दोपहर के 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था। कौन पीछे पीछे आ रहा था, ध्यान रखना, अंगदरोजी और बछेंद्री पाल आगे चल रही, लहाटू इनके पीछे आ रहा है। लहाटू और बिस्सा नीचे उतर आए थे ना, अभी हमने पढ़ा था। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था। जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। तो लाहौटी इनके पास कब पहुंचा था? जब ये दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाहौटी एक नॉयलन की रस्सी लाया, इसलिए अंगदरोजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाहौटू एक हाथ से रस्सी पकड़े बीच में चल रहा था। सोचो, अंगदरोजी और बछेंद्री पाल जी किनारे किनारे रस्सी पकड़े हैं, लाहौटू बीच में रस्सी पकड़े हुए चल रहा है। उसे रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाहौटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा केवल लगभग 2.5 लीटर ही ऑक्सीजन प्रति दर से लेकर चढ़ रही हूँ। मतलब वो जितना इनहेल कर रही होंगी उससे ज़्यादा चाहिए था, पर वो कम लेकर ही कोशिश से वो चल रही थी। लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से मैं चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई गई है ना, कि मुझ पर 4 लीटर पहुंच जाए, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब मुझे आसान लग रही है। मुझे प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही थी, मैं आराम से चढ़ने लग गई। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बहुत बढ़ गई थी। दक्षिण है ना, साउथ का जो टॉप मोस्ट था उधर, उस ऊंचाई पर तेज़ हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ़ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। वहाँ इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बर्फ़ के कण एकदम उड़ रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ दिख ही नहीं रहा, इतनी ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे बर्फ़ उड़ रही थी। अनेक बार देखा, केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। बहुत बार देखा कि अब इसके बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया। और ढलान कैसी, आप बिल्कुल नीचे चले गए ऐसे करके। ये लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं अब, ठीक है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार को आंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। और 23 मई 1984 के दिन दोपहर में 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हज़ारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था, है ना, कि भाई इतनी मतलब सीधी ढलान है, अब हम कैसे सुरक्षित, नीचे भी तो उतरना है ना। अब हमने पहले बर्फ़ को फावड़े से बर्फ़ की खुदाई की, मतलब जो फावड़ा होता है उससे बर्फ़ की खुदाई करी और अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे का ताज को चुंबन कर लिया। सागर मत्था मतलब एवरेस्ट की एवरेस्ट, और उसका माथा सागर, उसकी माथे को चूम लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैं इनको अपने साथ ही लेकर आई थी। लाल कपड़े में इनको लपेटा और छोटी सी पूजा अर्चना की और बर्फ़ में इनको दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे ही मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैंने अपने रज्जु नेता आनंद दरोजी के प्रति आदर भाव से मैं झुकी। अंगदोर जी, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मुझे उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने की बधाई भी दी मैंने उन्हें, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के मैंने दी उनको बधाई, राइट। उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेना शुरू कर दिए। कुछ देर बाद लहोटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी। तब हमारे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को
तुम पर गर्व है। अब तुम इस संसार में वापस जाओगी तो तुम्हारे जो पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा, यानी कि अब संसार में तुम्हारी अलग ही रिस्पेक्ट होगी। ठीक है ना। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो आधा घंटा लिया मैंने तुम्हारा, लेकिन चैप्टर तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।